जय हिंद दोस्तों। मैं मुनीश कुमार मलंग आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मलंग क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम जिंदाबाद, जानदार और शानदार होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, है क्या ना कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो लिटरेचर तो पढ़ना ही है, क्योंकि लिटरेचर का आपको पोर्शन बताया कि 50 टू 55% लिटरेचर आपके एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। बट उसके साथ साथ ग्रामर भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था अपनी पहली क्लास, इंट्रोडक्शन की क्लास, जहाँ हमने सिलेबस डिस्कस किया था। वहाँ भी हमने बताया था कि 20 से 30%, 20 to 30% सिलेबस आपका ग्रामर का होता है। तो ग्रामर भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसा पोर्शन है, देखो लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर तो हो जाता है, उसके लिए मैं हूँ, बट ग्रामर, ग्रामर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हम लिटरेचर करेंगे, साथ साथ बीच बीच में ग्रामर के डोज भी आपको देते रहेंगे। तो आज की हमारी क्लास होगी ग्रामर की, ग्रामर बेस्ड। ग्रामर का हम पहला टॉपिक करेंगे आज, ठीक है? क्योंकि लिटरेचर आपका पोर्शन माना कि मजबूत हो जाए, उसके साथ साथ ग्रामर भी तो आपकी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, ठीक? चलिए, तो ग्रामर करते हैं, आज का अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। देखिए, DSSB, जिसको दिल्ली सब ऑर्डिनेट बोर्ड भी कहा जाता है, जो कि वैकेंसी रिलीज करता है, उसने हाल फिलहाल TGT पोस्ट के लिए लगभग 4,500 केस अप्रोक्स वैकेंसी या पोस्ट रिलीज किए हैं। उनकी उनका जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो बहुत पहले ही आ चुका है। अब बस तैयारी है तो किसकी? नोटिफिकेशन। देखिए, ऐसा है कि नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है और उम्मीद है शायद बहुत जल्दी आएगा। तो तैयारी भी नोटिफिकेशन को ध्यान में रख कर की जानी चाहिए, है कि नहीं? तैयारी बेहतरीन तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि DSSB का होता क्या है ना कि नोटिफिकेशन आया उसके 2 या 3 महीने बाद एग्जाम हो जाता है। तो और इसकी इस बार लगभग लगभग अप्रोक्स 4,500 के समथिंग वैकेंसी है। ये आप सभी के लिए गोल्डन चांस होता है, गोल्डन चांस होने वाला है, क्योंकि DSSB कभी भी इतनी ज़्यादा वैकेंसी एक साथ रिलीज नहीं करता है। सोचिए, एक तरह का गोल्डन चांस है। और कहाँ टीचर बनने का मौका मिल रहा है? कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में आपको टीचर बनने का मौका मिल रहा है। वहाँ की सैलरी ही TGT की अगर बात करें 56,000 के अप्रोक्स होती है, स्टार्टिंग सैलरी है। सोचिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और DSSB को अपने मेन फोकस में रखते हुए हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ग्रामर का पहला टॉपिक होगा कौन सा? पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच, तो मेरे भाई पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है पहले ये बताएं। क्या होती है पार्ट ऑफ, होता क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? मालूम है किसी को क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच? चलिए देखिए, सुनिए। अगर हमें पार्ट ऑफ स्पीच समझना है तो हमें पहले समझना होगा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस तो पढ़ा होगा सबने। तो एक सेंटेंस होता क्या है? पढ़ा होगा। शब्दों का समूह होता है। पर कैसा समूह? जो एक पर्टिकुलर सेंस देता है, या ऐसा शब्दों का समूह जो मीनिंगफुल होता है कि नहीं? तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी हो जाती है, जैसे कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मीनिंगफुल, दैट इज मीनिंगफुल, सॉरी, ओके। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मीनिंगफुल, या हिंदी में अगर बोले तो सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का, कुछ शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह होता है। और कैसा समूह? जो एक मीनिंगफुल होता है या एक पर्टिकुलर सेंस देता है। यही होता है ना सेंटेंस, पढ़ा होगा सबने।
तो अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है, पर जिन शब्दों को मिलकर समूह बन रहा है या जे जो शब्द मिलकर एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं वही क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पर्टिकुलर डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। पार्ट ऑफ स्पीच के हम 8 या 9 टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, पढ़ेंगे, तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समझिए कि जो शब्द या जिन शब्दों का यूज हम सेंटेंस फॉर्म करने के लिए करते हैं ना, वो शब्द को क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ, गो, अगर मैं केवल यही कहूँ गो, तो गो अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो क्या होगा, वो एक वर्ब है। बट क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गो एक पर्टिकुलर या मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? जाओ, क्या क्या गो को हम अकेले केवल एक शब्द गो को एक कंप्लीट सेंटेंस के रूप में यूज कर सकते हैं? मेरे भाई आसानी से कर सकते हैं। वो आज्ञावाचक वाले शब्द जो वाक्य के प्रकार है उनमें आ जाएगा, ठीक है। बट गो अगर मैं बोल रहा हूँ गो या को नहीं बोलकर कम, तो ये क्या है? हालांकि शब्द एक है बट एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। समझ गए? ठीक। तो अब परिभाषा में कुछ चेंज कर दें? जी बिल्कुल करना पड़ेगा, चेंज तो करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ हमने यहाँ क्या किया है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बट यहाँ तो गो केवल एक ही शब्द आ रहा है, यहाँ ग्रुप ऑफ बर्ड्स कहाँ रहा? नहीं रहा ना। चलिए तो समझिए, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एंड दैट मस्ट हैव अ verb. This is the complete definition of a sentence. समझिए, सेंटेंस की एकदम एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ये होती है। देखिए मेरे भाई, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो वर्ब एकमात्र ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर हम किसी सेंटेंस में वर्ब को यूज नहीं करें ना तो वो सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। अब बनाकर देख लीजिए, कोई भी एक ऐसे शब्दों का समूह लीजिए जिसमें आप वर्ब मत लेना और आप सेंटेंस बना के बता दो मेरे लिए, नहीं बना पाओगे। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर दो, बना नहीं पाओगे, कोई भी सेंटेंस बना नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखिए, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ये शब्द है, शब्दों का समूह है। आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच ये प्रोनाउन है या नहीं? टीच क्या है? वर्ब है। और इंग्लिश, इंग्लिश क्या हो जाएगा यार? देखे तो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन है, वैसे देखें तो एज ए सेंटेंस ये क्या है? ऑब्जेक्ट है या नहीं? बताइए सब, है या नहीं? है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, देखिए मेरे भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक सब्जेक्ट क्या हो सकता है? एक सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट भी एक नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब हम देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। देखिए, एक सेंटेंस लिखते हैं, ही ईट्स मैंगोस। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसी से हम देखेंगे। और बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि कभी भी शायद प्रॉब्लम लाइफ टाइम होगी नहीं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे।
देखिए क्या होता है ना कि सब्जेक्ट पहचानना बहुत ही ईजी होता है, हर कोई पहचान लेता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानने में। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कैसे पहचाने किसी भी सेंटेंस में। चलिए बताता हूँ, बहुत ही एकदम रामबाण तरीका बताता हूँ। देखिए आपने देखो एक शब्द होता है कौन या हु। अगर अगर किसी वाक्य में हु या कौन से प्रश्न करने पर आंसर आता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि वह आम खाता है, कौन आम खाता है, कौन आम खाता है, वह आम खाता है। तो वह या ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। वहीं अगर बात करें मैंगोज की, ही क्या है सब्जेक्ट, ईट्स ये अपनी वर्ब हो जाएगी। बट अगर क्या या किसको बोले तो व्हाट, अगर इससे प्रश्न करने पर आंसर आ रहा है, वो हमारा होगा क्या ऑब्जेक्ट होगा भाई साहब। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। वह आम खाता है, वह क्या खाता है आम खाता है। आ रहा है ना आंसर। तो मैंगोज हमारे क्या हो गए ऑब्जेक्ट हो गया। आप किसी भी दूसरे सेंटेंस में जिसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होते हैं करके देख लीजिए, हमेशा आंसर आएगा। ओके चलिए इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। नो। चलिए अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप है, आखिर कौन से ऐसे शब्द हैं जो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखते हैं। देखो टोटल पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो भाई सब 9 होते हैं। बट कहीं कहीं ऐसा माना जाता है कि पार्ट ऑफ स्पीच 9 ना होकर कितने हैं 8 हैं, जो कि सरासर गलत है। 9 पार्ट ऑफ स्पीच ये अभी नहीं हुआ, ये बहुत ही पहले से है कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं 9। बट उसमें थोड़ा सा चेंज है जो मैं बताऊंगा। बट पहले आप लिखिए कौन कौन से हैं पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए और कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं पहले नाउन आएगा प्रोनाउन आएगा। भाई साहब इनका कोई भी क्रम नहीं है। आप सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस में मैं आपको बताऊं जैसे कि ही ईट्स मैंगो, ही क्या है प्रोनाउन है। तो क्या पार्ट ऑफ स्पीच में पहले प्रोनाउन आना चाहिए, आना चाहिए क्या। राम इज अ गुड बॉय, यहाँ सेंटेंस में क्या आ रहा है राम आ रहा है। तो क्या राम एक नाउन है, तो क्या नाउन से शुरुआत करनी चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच की। बट वहीं अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखो, क्वेश्चन शुरुआत होता है कहाँ से डब्ल्यू वर्ड से, या फिर वहां से ना करके तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है। तो क्या वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच से माना कि सॉरी, तो क्या पार्ट ऑफ स्पीच की क्रम की शुरुआत वर्ब से करनी चाहिए। ये तो बड़ी टेढ़ी की हो गई। तो भाई साहब इसका कोई भी एक पर्टिकुलर क्रम नहीं होता कि नहीं पहले नाउन आएगा प्रोनाउन कैसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है कैसे लिखना चाहते हैं। चलिए हम लिख लो कैसे भी। नाउन हो गया पहला, सेकंड की बात करें प्रोनाउन हो गया, थर्ड अपनी वर्ब हो गई, चौथा कंजक्शन हो गया, पांचवा बात करें प्रीपोजिशन हो गया, सॉरी, ओके, छठा बात करें आर्टिकल्स, सातवां एडजेक्टिव मान लो, एडवर्ब कर लो, नौवां अपना इंटरजेक्शन हो जाता है। सॉरी, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये है अपने 9 कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए कुछ विद्वानों का मानना है कि भाई साहब
पार्ट ऑफ स्पीच आप गलत पढ़ा रहे हो, 9 नहीं 8 होते हैं। देखिए कई लोग क्या है कि आर्टिकल को क्या मान लेते हैं, एडजेक्टिव मान लेते हैं। अब वो जो मानने के बाद तर्क देते हैं ना भाई साहब, वो बड़ा ही प्यारा तर्क देते हैं और मुझे उनका तर्क सुनकर बहुत ही हंसी आती है यार। वो कहते हैं कि सर आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव का ही पार्ट है। रीजन देते हैं, क्या तर्क देते हैं कि एडजेक्टिव, वो बोलते हैं कि एडजेक्टिव बताता है किसी नाउन के बारे में, और आर्टिकल भी तो किसी नाउन के बारे में ही बताता है, तो आर्टिकल को एडजेक्टिव मान लिया जाता है। बट मेरे भाई उनको समझाओ कि एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। एक एडजेक्टिव, एक बात करें आर्टिकल की, तो एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में क्या काम करता है, आर्टिकल एक सेंटेंस में क्या काम करता है। देखिए एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और pronoun, while an article determines a noun. Determines a noun. शायद समझ में आ गया होगा यहाँ से, यहीं से भी समझ में नहीं आया तो बता रहा हूँ। देखो क्वालिफाइज का मतलब होता है क्वालिफाई करना, क्वालिफाई करना, सॉरी एक मिनट, सॉरी, देखिए क्वालिफाई करना मतलब, देखो नाउन और प्रोनाउन तो है ही है, इनकी पहचान तो एडजेक्टिव कराने का काम करता ही करता है, बट उसका ये है मुख्य काम नहीं है, ये उसका एडजेक्टिव का एक तरह से मानो साइड बिजनेस है। इसका मेन बिजनेस क्या है किसी सेंटेंस में, कि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में और अधिक बताने का काम करता है। माना जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, किसके बारे में बता रहा है, लड़का या बॉय के बारे में। बॉय के पहचान तो करा रहा है, बॉय कैसा है, गुड, बट बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में और अधिक बता रहा है कि लड़का कैसा है भाई साहब, अच्छा है। समझे। जबकि एक आर्टिकल क्या काम करता है किसी सेंटेंस में, कि नाउन की पहचान कराता है कि किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा शब्द या कौन सा वर्ड नाउन है। ये काम करता है कौन, आर्टिकल। जब इन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं, तो दोनों कंसेप्ट एक कैसे हो सकते हैं, समझिए इस बात को। तो अब ये आपका काम है कि उनसे जाकर कहना कि सर पार्ट ऑफ स्पीच 8 नहीं, कितने होते हैं, 9 होते हैं। उम्मीद है किसी को यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, सभी को समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके चलिए, अब एक एक करके सभी जितने भी अपने टॉपिक है एक एक करके छोटा छोटा छोटे छोटे रूप में पढ़ेंगे। हालांकि उनको अलग से हम टॉपिक के रूप में कवर करेंगे, बट अभी थोड़ा समझ ले, छोटे छोटे समझ ले। चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, क्या है, नाउन है। मेरे भाई अब नाउन क्या बीमारी है, आखिर नाउन होता है, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंक, ये क्या है इसकी डेफिनेशन। बट हमें डेफिनेशन क्या अचार डालना है, क्या किसी भी एसएससी या डीएसएसबी पूछता है कभी कि भाई साहब आप नाउन की डेफिनेशन बताओ, कोई भी ऐसा एग्जाम, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है वो कभी किसी भी की भी डेफिनेशन नहीं पूछता। डेफिनेशन से हमें क्या चार लेना है, नहीं ना, छोटी सी लिखेंगे बस, क्या है, नेमिंग वर्ड्स, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। अभी नेमिंग वर्ड ये क्या कंसेप्ट है भैया, इसको तो समझाओ। देखिए इस दुनिया में जो भी सभी चीज जिनका एक पर्टिकुलर नाम है, उनको हम क्या कह देंगे, नाउन कह देंगे। आप कुछ भी देख लीजिए, अपने आस पड़ोस, अपने हाथ पैर, जो भी आप जिसको भी देखकर आप कोई नाम दे सकते हैं, वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। जैसे कि देखिए ये व्हाइट बोर्ड, मार्कर, माइक, कैमरा, फोन, स्टैंड, जो भी आप मन में सोच सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर थिंग का नाम, किसी का भी नाम, जैसे आप नाम लेकर पुकारें, जो भी हो वो क्या है, नाउन। चलिए एग्जाम से समझते हैं, एग्जाम्पल देते हैं दो तीन। राम इज
गोइंग टू स्कूल। स्कूल क्या है यहाँ? नाउन है। राम भी क्या है? नाउन ही तो है। दूसरा देखें, आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। सॉरी, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। सुनिए थोड़ी, एक और बताता हूँ। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। देखिए आप, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। वॉक, वॉक क्या है भाई साहब? वॉक तो एक वर्ब है। बट सब वर्ब है तो आप तो बता रहे हो अब वॉक ये एक नाउन बता रहे हो आप तो। वर्ब नाउन कैसे हो सकती है? समझ में नहीं आ रहा कुछ। यहाँ देखिए सर, रीडिंग, यहाँ देखिए, ये तो रीडिंग है। रीड में आईएनजी लग गई, मतलब रीड ऑलरेडी वर्ब है, उसमें आईएनजी लगकर ये तो वर्ब का काम करेगी। बट रीडिंग के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी। बात अगर यहाँ की करें तो भाई साहब, रीड तो ऑलरेडी क्या है, एक वर्ब है, इसमें आईएनजी लग गई तो ये तो कन्फर्म हो गया वर्ब है। बट आप तो रीडिंग के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो। हाँ, इसका मतलब यहाँ पर भी आपने इसे नाउन बना दिया। ये क्या कंसेप्ट है सर? हैबिट भी एक नाउन है। आदत, आदत तो किसी की भी लग सकती है। दारू पीने की आदत लग सकती है, सिगरेट पीने की आदत लग सकती है, वो भी एक नाउन है माना गया। बट ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया सर, ये ना अबॉक और रीडिंग ये कब से नाउन होने लगे? तो मेरे भाई ये भी एक नाउन है। देखिए, एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि नाउन की पहचान कराने वाले कुछ शब्द होते हैं, कि अगर वो शब्द किसी सेंटेंस में आ रहा है तो इसका मतलब है उस शब्द के बाद नाउन का होना तो तय है। जैसे कि कुछ शब्द जिनसे पहचान करते हैं नाउन की, जैसे कि आर्टिकल, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर किसी शब्द में, किसी सेंटेंस में आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल अपने तुरंत बाद क्या लेता है? नाउन लेता ही लेता है। आप देखिएगा, अगर आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल के बाद अगर कोई शब्द शब्द आ रहा है, नाउन होगा ज्यादातर सेंस में। सॉरी, वहीं अगर देखिए प्रीपोजिशन की बात करें, प्रीपोजिशन भी अपने बाद क्या लेता है? नाउन ही लेता है। देखिए, टू क्या है? प्रीपोजिशन। टू के बाद क्या है? स्कूल। आ आ तो आर्टिकल होता है। आर्टिकल के बाद हम क्या लगा रही, वर्ब। पर वर्ब के बाद हमने कुछ लगाया क्या? नहीं लगाया। तो ये क्या हो जाएगा? एज ए आर्टिकल यूज करें, सॉरी, एज ए नाउन यूज करेंगे हम इसे, वर्ब को। समझ गए? इसलिए अब वो आर्टिकल के बाद आने की वजह से ये क्या हो गया? नाउन हो गया। अब देखिए रीडिंग। देखिए मेरे भाई, अगर वर्ब, वर्ब की, वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म होती है या बेस फॉर्म मान लो कुछ भी है, अगर इसमें हम आईएनजी लगा दें और आईएनजी लगाकर हम इसे एज अ सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो ये अलग कंसेप्ट बन जाता है, अलग टॉपिक है। कौन सा? जैसे हम नाम देते हैं जिरन, जिसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। बट अभी आप इतना समझो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लग रही है तो वो अलग कंसेप्ट हो जाता है जिरन। और इससे हम कैसे यूज करते हैं नाउन? किसी भी सेंटेंस में एज ए नाउन यूज करते हैं। एज ए नाउन अगर यूज कर रहे हैं जिरंड को, तो वो कैसे आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। समझ गए? ओके, ओके चलिए। बट एक और सिंपल मेथड कि नाउन एक सेंटेंस में कहाँ हो सकता है, किस जगह पर हो सकता है। देखिए भाई, नाउन क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, क्या हो सकता है? या तो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसके ज्यादा नाउन कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और शायद कुछ समझ में आया भी होगा। नोट डाउन कीजिए जल्दी से, मैं फिर आगे पढ़ता हूँ।
आगे बढ़ता हूँ, चलो कोई ना, चलने दे। चलिए, शायद नाउन सभी को समझ में आया होगा। अगर देखो भाई, अगर किसी को किसी भी जगह पर कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो अपना कंसर्न कमेंट बॉक्स में पिन कर दे, मैं उसका आंसर वहां दे दूंगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अपना दूसरा टॉपिक लेते हैं। क्या ले अब, प्रोनाउन ले लें? ओके चलो प्रोनाउन लेते हैं। प्रोनाउन भाई साहब बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। दरअसल प्रोनाउन कुछ भी नहीं है सिवाय किसके, प्रोनाउन एक सेंटेंस में क्या काम करता है, पीए का काम करता है। पीए मतलब जानते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। ये प्रोनाउन किसका पीए है, नाउन का पीए है सर, नाउन का पीए, ये क्या बात कर रहे हो आप, ग्रामर में पीए, ग्रामर के कंसेप्ट में आपने पीए ला दिया। मेरे भाई ये पीए का ही काम करता है तो इसे पीए ही कहेंगे। क्यों कहेंगे सर पीए? देखिए, हम प्रोनाउन को किस जगह यूज करते हैं सर, नाउन की जगह पर ही तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन करते हैं। तो नाउन कहता है भाई साहब मैं किसी जगह जाऊंगा, किसी भी सेंटेंस या किसी भी माना कि पर्टिकुलर पैराग्राफ है, तो मैं जाऊंगा केवल एक बार। अगर जाना है तो पहले कौन जाएगा, दोबारा अगर किसी को जाना है तो कौन जाएगा, प्रोनाउन जाएगा। नाउन से बार बार मिलना, नाउन अपने आप को समझता है मालिक, भाई साहब मैं मालिक हूँ, और मालिक से बार बार मिलना अच्छा थोड़ी होता है। वो किससे मिलना पड़ता है पहले, पीए से मिलेंगे। तो प्रोनाउन क्या करता है, एक पीए का काम करता है। इसका मतलब प्रोनाउन क्या हुआ, रिप्लेसेस नाउन। नाउन को क्या कर देता है, रिप्लेस, किससे, प्रोनाउन से। ओके, नाउन की जगह पर यूज करते हैं हम का, नाउन की जगह पर यूज करते हैं हम क्या, प्रोनाउन। ठीक, देखिए अब इसका एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है, वो आप समझिए कि प्रोनाउन दो टाइप से यूज करते हैं। देखिए आपको पता है नाउन और प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। बट कैसे पहचाने कि ये पर्टिकुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा और ये पर्टिकुलर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा, देखिए वर्ब जो बिचौलिए का काम करती है, देखिए अगर वर्ब के पहले कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो किस फॉर्म में आएगा, भाई साहब सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है कोई भी प्रोनाउन, और सब्जेक्टिव फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, देखिए ही, शी, इट, और कुछ रहा, आई, यू, बी और दे। ये जितने भी प्रोनाउन है क्या है, सब्जेक्ट फॉर्म में। और अगर वर्ब के बाद प्रोनाउन आ रहा है, सॉरी, वर्ब के बाद प्रोनाउन आ रहा है तो वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। किसके बाद, वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। जैसे कि ही का हो जाएगा क्या, हिम, सी का हर, इट का इट ही होगा, आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, और बी का अस हो जाएगा, और दे का देम हो जाएगा। इंग्लिश में बोलो तो प्रीसीड कर देंगे, प्रीसीडेड बाई, इसे बोलो तो फॉलोड बाई। ओके, इतना समझो, अगर वर्ब के बाद, सॉरी वर्ब के अगर पहले कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो वो उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। अब इसमें देखिए ही, शी, इट, इनको माना जाता है सिंगुलर, माना जाता है या नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ही, शी, इट इनको माना जाता है क्या, सिंगुलर प्रोनाउन, माना जाता है नहीं बताइए,
और यू, बी और दे इनको माना जाता है प्लूरल प्रोनाउन। अरे हाया नो बोल, हाया ना बोल भाई, माना जाता है या नहीं, ये प्लूरल, ये सिंगुलर। भाई साहब, पूरी इंग्लिश ग्रामर में ना मुझे इस आई पर बड़ा तरस आता है, बहुत दया आती है बेचारे को देखकर। इन्होंने किसी लायक नहीं छोड़ा बेचारे को। आप देख लीजिए, ना तो इसको प्रॉपर सिंगुलर माना जाता है, ना इसको प्रॉपर प्लूरल माना जाता है, बीच में लटका रखा है ये इस तरह से। भाई साहब, इसे देखकर दया आ रही है, रोना आता है इसे देखकर। ये भी सोचता होगा कि कितनी नाइंसाफी करी है भाई साहब इंग्लिश बनाने वालों ने, इसके साथ कितनी नाइंसाफी करी बेचारा। हम भी क्या कर सकते हैं इसका, सोचिए। देखिए, हाँ ये सत्य बात है भाई साहब कि आई को ना तो प्रॉपर सिंगुलर माना जाता है, ना प्रॉपर प्लूरल माना जाता है। आप देख लीजिए, बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो सिंगुलर के साथ एस या यस लगता है, बट मिस्टर आई के साथ ऐसा यस नहीं लगाया जाता। और ऐसे यस किसके साथ नहीं लगता, प्लूरल के साथ, वो इसके साथ नहीं लगाया जाता। बात अगर कंटिन्यूस की करें प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ अलग से एम घुसेट दिया, अलग से दिया ना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वहां क्या माना जाता है, हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, वहां आई के साथ एज ए प्लूरल किया जाता है, हैव आता है ना आई के साथ, हैव आता है। बट वहीं अगर देखा जाए पास्ट कंटिन्यूअस में, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, वाज, और प्लूरल के साथ वर्ब, और वहां आई के साथ क्या आता है भाई साहब, वाज। आता है या नहीं, तो वहां माना जा रहा है आई को क्या, सिंगुलर, और जगह पर प्लूरल। अब ना तो ये प्रॉपर सिंगुलर है, ना प्रॉपर प्लूरल है बेचारा। खैर छोड़िए इसे, बट आप इतना समझिए। तो उम्मीद है सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया या नहीं, एक बार बताएं, आया ना बोल के बताएं, समझ में आया ना। ओके, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, सॉरी, जल्दी से जल्दी, या जैसे स्क्रीनशॉट लेना हो लीजिए। चलिए मैं रफ करता हूँ। चलिए ओके, अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक क्या लें, क्या लें, क्या लें, वर्ब ले लें। ओके, वर्ब ले लें। वर्ब, वर्ब क्या होती है भाई साहब, वर्ब होती क्या है आखिर। देखिए, वर्ब हमें क्या बताती है, स्टेट बताती है या एक्शन बताती है। ये दो काम क्या करती है, वर्ब करती है। तो इसे हम क्या क्या कह सकते हैं, स्टेट और एक्शन वर्ड्स कह सकते हैं। कह सकते हैं या नहीं, कह सकते हैं सर, क्योंकि स्टेट भी बताती है और एक्शन भी बताती है। जैसे कि देखो, ही गोज, दूसरा लिखूं, अच्छा, यहाँ देखो, अब तो ना रही। इसे देखें, राम इज रनिंग एंड मधु वॉज ईटिंग। यहाँ आप देखिए, ही गोज, भाई साहब, अगर कोई आदमी जा रहा है, उसे अब जाते हुए देख सकते हैं, मतलब एक्शन करते हुए एक पर्सन दिखाई देता है, यानी भाग रहा है, देख सकते हैं भागते हुए को, खा रहा है,
देख सकते हैं ना खाते हुए को। तो इसका मतलब ये सब क्या है, ये किसी का एक्शन बता रहे हैं कि भाई सब क्रिया करते हुए देखी जा सकती है। बट अगर आप भी यहाँ देखें, ही लव्स हर और रियल एग्जाम्पल्स, यहाँ लव, लाइक, क्या आप इन्हें देख सकते हो? आप इन्हें लव, लाइक, सैड, हैप्पीनेस, इनको फील किया जाता है सर। तो ये किसी पर्सन की स्टेट बताती है कि वो किस स्थिति में है। इन्हें करते हुए देख नहीं सकते, एक्शन थोड़ी है। एक्शन तो ये रहे जाना, भागना, खाना। बट ये सब क्या है, फीलिंग्स है अपनी। तो फीलिंग्स हमारी स्टेट बताती है, हम प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हमारी, समझ गए? तो इसलिए वर्ब क्या है, एक्शन और स्टेट वर्ड्स है, तो ये दर्शाते हैं कि हम किस सिचुएशन में है। ओके, नोट डाउन कीजिए इसे भी। फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। उम्मीद है सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा भाई साहब। और अगर कोई भी कंसर्न हो, कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, आंसर मिलेगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलें, सभी मित्रों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई साहब। तुम्हारा क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने में, फ्री का लगता है, कुछ पैसे नहीं देने पड़ते सब्सक्राइब करने के। पैसे दे रहे हो क्या सब्सक्राइब करने के? नहीं दे रहे ना, कर लो। एक बटन ही तो दबानी है, दबा दो जल्दी से। लाल लाल सी बटन होगी, देखो मैं बता रहा हूँ। उसके साथ घंटी भी बजानी है। ओके, चलिए रफ करें। इसे देख, इसे देख चालू है। देखिए, बात करें प्रीपोजिशन, गलत हो गया, प्रीपोजिशन। आपको ऐसा नहीं लग रहा है इसमें कुछ दो शब्द हैं जो अर्थ बता रहे हैं अपना? एक क्या है, प्री, सॉरी, एक मिनट दीजिए। एक है प्री, एक क्या है, पोजीशन। प्री माने क्या होगा, पहले, पोजीशन माने स्थान। बस आपका प्रीपोजिशन कंप्लीट। बोले तो पहले स्थान, अपनी तरफ से पर बढ़ा दीजिए, क्या जा रहा है हमारा पर बढ़ाने में। तो पहले स्थान पर, अरे भाई किसके पहले स्थान पर, किसके पहले स्थान पर? सर नाउन के पहले स्थान पर। किसके पहले स्थान पर? नाउन के पहले स्थान पर। जो भी शब्द, या सॉरी, प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में किस जगह पर आता है, नाउन से पहले आता है। तो किसके पहले स्थान पर आता है? नाउन के, प्रीसीडेड बाय नाउन। समझ गए? तो आगे बढ़ो। समझ गए ना, किसके पहले स्थान पर आता है? नाउन के पहले स्थान पर आता है। हो गया? चलो डेफिनेशन देखें, एक लाइन, एक लाइन का एक शब्द की देख ले। डिटरमाइंस, ये किसको डिटरमाइन करता है भाई साहब? डिटरमाइंस किसको? पोजीशन, स्थान बताता है ना भाई, बता रहा है या नहीं? ये प्रीपोजिशन स्थान बताता है, बट स्थान बताता किसका है? ना उनको। किसकी पोजीशन डिटरमाइन कराता है? ना उनकी पोजीशन डिटरमाइन कराता है। अब आप देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल क्या है? नाउन है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। तो स्थान किसका बता रहा है? प्रीपोजिशन, सॉरी, नाउन का स्थान बता रहा है। किताब कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर रखी है। हो गया ना? बस आगे और देखो। हम्म,
सॉरी। द फैन इज ओवर माई हेड। फैन, हेड, क्या है? नाउन है। ओवर, स्थान बता रहे हैं। किसका? फैन का। ये कहाँ है फैन भाई साहब? सिर पर बैठा है? नहीं। सिर के ऊपर रखा है? नहीं। सिर के ऊपर छत पर लटका हुआ है। समझ गए? ओवर एक अलग ही कंसेप्ट है अपना, बता रहा है कि छत पर सिर से टच होकर नहीं रखा है, सिर के ऊपर कहीं लटका हुआ है। बट अगर यहाँ ऑन की बात करें तो ऑन का मतलब है टच, या सरफेस को टच करके हुए अगर रखा हुआ है तो ऑन आता है। ओवर सरफेस को टच नहीं करके हुए है, या उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को ढके हुए है और टच नहीं कर रखा, उसके लिए क्या आएगा? ओवर आएगा, ऊपर के अर्थ में। ठीक। द बॉय jumped into the pool। भाई साहब लड़के ने कहाँ छलांग लगा दी? पूल में छलांग लगा दी। किसने लगाई? लड़के ने। बॉय क्या है? नाउन है। कहाँ लगाई? पूल में। स्थान बता रहा है। क्या लगाई? छलांग लगा दी। ठीक। क्या आया? इनटू। इनटू क्या है? प्रीपोजिशन। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। और उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। जल्दी से कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और नोट डाउन करने वाले नोट डाउन करते रहिएगा। मेरा तो यही कहना है कि अगर आप क्लास में आ रहे हो तो पेन कॉपी तो लेकर आए मेरे भाई। ओके, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। ओके, रख किया जाए। चलो करते हैं। टाइम 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 हो गया। 10 कन्फर्म। ओके। ओके, तो मेरे भाई टाइम हो चुका है ओवर। तो इसका पार्ट सेकंड हम अगली क्लास में देखेंगे। तो यहीं तक मैं मुनीश कुमार मलंग आप सभी से विदा लेता हूँ, और मिलता हूँ अगली क्लास में। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करें, सभी मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक टच करना है भाई, सब टच तो कर ही सकते हैं आप। जय हिंद, नमस्कार।